बच्चों, अब आगे भाग 2 का दूसरा अनुच्छेद। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं इस अनुच्छेद में भी। वो कहते हैं, शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। तो इस अनुच्छेद में भी बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं। इसमें वो शैतान का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि शैतान, पंचतंत्र की कहानियों में शैतान की कहानियाँ बहुत भरी पड़ी रहती हैं। तो कि तुम्हें शैतान का हाल नहीं सुना क्या तुमने, कि उस शैतान को भी एक बार घमंड हो जाता है कि उसे लगता है कि ईश्वर भगवान से बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता। भगवान का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, यानी कि वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है और कोई उससे बड़ा भक्त है ही नहीं। और लेकिन उसके घमंड का अंत क्या होता है कि उसे सीधे स्वर्ग से नरक की ओर ढकेल दिया जाता है, उसे नरक स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। शाहे रोम का एक राजा था। तो वो कहता है कि उसने भी एक बार अहंकार किया, यानी घमंड किया, और उस घमंड का ये परिणाम हुआ कि राजा होते हुए उसे भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा और अंत में भिखारी बनकर ही उसकी मृत्यु हुई। तो बड़े भाई को उदाहरण, इन दोनों के उदाहरण देकर वो फिर समझाते हैं कि तुमने तो भाई अभी केवल एक ही कक्षा पास की है और देखो तुम्हारा सिर फिर गया, मतलब फिर तुम्हें कितना घमंड हो गया है। और अभी से जब तुम्हारा ये हाल है तो आगे तो तुमसे पढ़ाई होने की नहीं, क्योंकि घमंडी का हाल इन शैतान की और शाहरूम जैसा ही होता है। तो कहता है कि और ये भी सुन लो कि तुमने ये मत समझो कि तुमने मेहनत के बल पर ये पढ़ाई पास की, क्योंकि तुम पढ़ते तो थे ही नहीं। ये उसकी पढ़ाई को, उसके पास होने को बड़े भाई साहब एक तुक्का बताते हैं और उसके लिए उदाहरण देते हैं, लोकोक्ति बताते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगे, यानी कि एक अयोग्य व्यक्ति को कोई अयोग्य चीज़ ऐसे ही अनायासी भाग्यवश मिल जाती है। कि तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि तुम्हें इस बार तुम पास हो गए हो, लेकिन बार बार ऐसा तुक्का नहीं लगता, मेहनत करनी पड़ती है। और वो फिर गुल्ली डंडा खेलने का उदाहरण देते हैं कि जैसे गुल्ली डंडा खेलते हुए अचानक कोई खिलाड़ी, हर खिलाड़ी निशानेबाज नहीं होता, लेकिन अचानक कभी किसी खिलाड़ी का अनायास ही निशाना लग जाता है, अंधा चोट निशाना पड़ना, कि जैसे अंधा व्यक्ति अचानक से अनायास कोई निशाना लगा देता है, ऐसे ही हुआ है तुम्हारा ये पास होना। तो इसमें कोई उस खिलाड़ी को एक बार में निशाना लग गया तो हम उसे कोई सफल खिलाड़ी थोड़ी ना मानते हैं, उसे तीरंदाज या सफल निशानेबाज नहीं माना जा सकता। सफल खिलाड़ी तो वो होता है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए, हर बार वो पास हो जाए। तुम तुक्के में इस बार पास हुए हो, हर बार पास होना मुश्किल है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और तुम मेहनत करते नहीं हो। फिर तीसरा अनुच्छेद, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो चुके हैं, हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे 2 यम, 100 यम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। इस अनुच्छेद में भी बड़े भाई छोटे भाई को बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं और अगली कक्षा की पढ़ाई कठिन होना बता रहे हैं कि बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई और भी कठिन हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मेरे फेल होने पर मत जाओ कि मैं फेल हो गया हूँ, तो ये मत समझो
जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा, तो दांतों पसीना आ जाएगा। कहने का मतलब तब तुम्हें इस विषय की, इन विषयों की कठिनाई पता चलेगा कि मैं फेल हो गया हूँ। ऐसे नहीं फेल हो गया हूँ, मेरे विषय बहुत कठिन थे। बड़ी बड़ी कक्षाओं में बड़े विषय होते हैं, विस्तार होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। और वो बताते हैं कि जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, लोहे के, क्योंकि ज्योमेट्री जो गणित है, मैथ है, वो कठिन होती है। इंग्लिस्तान का इतिहास और अंग्रेजों का जब इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ब्रिटिश इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल होती है। कि उसमें क्या होता है इंग्लिस्तान के इतिहास में, ब्रिटिश ज़माने के इतिहास में, कि बादशाहों के नाम याद रखने पड़ते हैं, राजाओं के नाम याद रखने पड़ते हैं, और उनके तो 8-8 हेनरी हो चुके हैं। और कौन सी घटना किस हेनरी के शासनकाल में हुई, ये भी याद करना पड़ता है। और इसके सन, तिथि याद रखना कोई आसान नहीं होता। और यदि किसी प्रश्न में हेनरी का कोई शासनकाल पूछा गया और हमने 7वें हेनरी की जगह 8वां लिख दिया, या 8वें की जगह 7वां लिख दिया, तो 0 नंबर मिलेंगे, कोई 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो वो बताते हैं कि तुम इस ख़याली पुलाव मत पकाओ, तुम ये मत सोचो कि तुम इस बार पास होगे तो आगे भी पास हो जाओगे। और वो बताते हैं कि ये ब्रिटिश इतिहास जो है उसमें कितने सारे जेम्स हैं, विलियम्स हैं, चार्ल्स हैं। तो जिससे क्या होता है कि दिमाग चक्कर खाने के होश उड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि होश उड़ जाते हैं, और इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। और जो ज्योमेट्री है वो तो विद्यार्थियों का खून ही चूस लेती है, आसानी से समझ में नहीं आती। तो और फिर वो व्यंग्य करते हैं कि अभागा कहते हैं किसको, जिन्होंने, ब्रिटिश इतिहासकारों को, जिन्होंने वो इतिहास लिखा। तो उसे लगता है कि शायद इनको नाम नहीं आते होंगे, तो इन्होंने हर एक नाम के आगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके लिख दिया। तो अगर वो मुझसे पूछ लेते, बड़े भाई साहब एक व्यंग्य कहते हैं कि मुझसे पूछ लेते तो मैं इनको कई नाम बता सकता था, पर इन्हें नाम पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने हर एक के नाम के आगे संख्या लिख दी। और फिर वो ज्योमेट्री के लिए बोलते हैं कि ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। तीसरा पैराग्राफ है ये। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतिहनों से नहीं पूछता कि आखिर अब अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। तो इस अनुच्छेद में बच्चों, भाई साहब गणित यानी मैथ्स की कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं ना। तो इसमें भाई साहब बता रहे हैं बच्चों को कि ज्योमेट्री जो होती है और अलजेब्रा जो आपका मैथ है, ये बहुत कठिन है, और बच्चों का या विद्यार्थियों का खून चूस लेती है, क्योंकि उनको स्वयं ये विषय बहुत कठिन लगते थे, इसलिए उन्हें लगता है कि ये विषय कठिन ही होते हैं। जबकि मैथ्स ऐसा विषय है बच्चों कि अगर ये समझ में आ जाए तो इससे अच्छा रोचक विषय कोई और है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, खुदा की पनाह का मतलब भगवान ही बचाए इससे। अगर हम इसमें अ ब ज, जैसे आप ABC लिखते होंगे, तो उसकी अ ब ज की जगह अगर अ ज ब उल्टा लिख दिया तो हाँ, सारे नंबर इसमें कट जाते हैं। तो वो शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य कर रहे हैं इसमें, कि ये जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने ये बनाए हैं, विषय बनाए हैं, इन्हें कोई ये पूछता क्यों नहीं कि इसमें अंतर क्या है। अ ब ज की जगह अजब लिख दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों इन सारी बेकार की बातों के लिए विद्यार्थियों का खून क्यों जलाते हैं, विद्यार्थियों को क्यों परेशान करते हैं। वो इसके लिए एक हिंदी का उदाहरण देते हैं। दाल भात रोटी खाई, मान लो हमने दाल भात रोटी खाई, और हमारे शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि अगर हमने गलत लिख दिया भात दाल रोटी, तो हमारे नंबर कट जाते हैं। भाई वो कहते हैं हम दाल भात रोटी बोलें या रोटी दाल भात बोलें, फ़र्क तो कुछ नहीं है, तो वही बात। मगर वो कहते हैं ये परीक्षक जो परीक्षा लेते हैं, ये तो इस बात की परवाह नहीं करते ना, ये तो वही देखते हैं जो किताब में लिखा है, और ये चाहते हैं कि बच्चा
किताब का लिखा हुआ पढ़े और वैसा ही पढ़े और वैसा ही लिखे, और नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी शिक्षा पद्धति को वो रटंती शिक्षा पद्धति बताते हैं और कहते हैं ये रटंती शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों का नाश कर देती है। इसलिए उसे इतना पढ़ना पड़ता है, इतना रटना पड़ता है, क्योंकि परीक्षक परीक्षार्थियों की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं और ऐसा ही चाहते हैं। तो वो कहते हैं, वो आगे भी मैथ्स का ही उदाहरण देते हैं कि एक रेखा पर लंब गिरा दो और आधा लंब से दुगना हो जाए। तो वो कहते हैं सब प्रयोजन क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। तो कहते छोड़ो मेरी बला से, लेकिन क्योंकि परीक्षा में पास होना है तो मुझे ये सब याद करना पड़ेगा और ऐसा ही तुम्हें भी करना है, अपने भाई को कहते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इस बार अगर तुम पास हो गए हो, ये तुम्हारी सारी पढ़ाई, पास होना, कक्षा में प्रथम आना, एक तुक्का है और ये तुक्के बार बार नहीं लगते, बड़ी कक्षाओं में मेहनत करनी ही पड़ती है। धन्यवाद बच्चों। इससे अगला, इसी भाग 2 का अभी 2 अनुच्छेद और हैं जिन्हें मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।